बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। तो आज देखने वाले हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं यहाँ से जो पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम ट्रांसपोज से अभी जाएंगे, ऑर्थोगोनल पढ़ेंगे, उसके बाद हम एडजॉइंट पढ़ेंगे और फिर इन्वर्स की तरफ जाएंगे। और कहीं ना कहीं यदि मैट्रिक्स का थोड़ा भी नॉलेज हो तो इन्वर्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको कि कैसे हम डील करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से इसको समझ लेंगे। ठीक है ना, बहुत आराम से समझेंगे, एग्जाम्पल्स भी लेंगे और अच्छे तरीके से डील करेंगे इसको। तो आई होप आप ध्यान देंगे और मैं भी अपने तरफ से पूरा एफर्ट दूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैंने देखो डेफिनेशन पहले से लिख रखा है, आपको पता है क्यों, क्योंकि थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो डेफिनेशन क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो किसी भी मैट्रिक्स के लिए यदि कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है ना, तो उसका ट्रांसपोज ऐसे लिखा जाता है ए और इसके ऊपर टी, जैसे स्क्वायर क्यूब पावर लिखा जाता है ना, वैसे ही टी लिखा जाता है। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है और इसको हम पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज, और कई जगह इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए डैश भी लिखा जाता है। ठीक है ना, तो दोनों ही ए ट्रांसपोज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो क्या होता है ए ट्रांसपोज, जब हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखो ये डेफिनेशन सबसे इजी वाला डेफिनेशन है कि ए ट्रांसपोज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। ठीक है, मैं आपको सीधे एग्जांपल पे ले चलता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा आपको। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको कि लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए 3 2 1 0 -1 and 1। ठीक है, अब मुझे ए ट्रांसपोज चाहिए। ध्यान से देखें तो क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, रो कितने हमारे पास 2 2 × 3 का ऑर्डर है। अभी देखो ए ट्रांसपोज में क्या करना है आपको कि जो रो है ना उनको कॉलम बना दो। तो क्या करेंगे 3 2 and 1 and 0 -1 1 0 -1 and 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 2। देखो ये 3 × 2 का हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का यदि एडजॉइंट ट्रांसपोज निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, वही तो लिखा हुआ है, बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। यदि इट्स डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मुद्दा यहाँ पे आता है, ये समझ लो क्या है कि मान लो कोई हमारे पास मैट्रिक्स है AIJ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑर्डर है m × n का, देन ट्रांसपोज ऑफ A इज डिनोटेड बाई A टू द पावर T और A डैश। ये तो पहले बता दिया मैंने, ये दोनों चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इज एन n × m ऑर्डर। ध्यान से देखना, यदि A का ऑर्डर m × n है तो इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा उसका। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये 2 × 3 है तो 3 × 2 हो गया, ये 2 × 3 है तो 3 × 2 हो गया, मतलब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। वही बोला है कि यदि हमारा एक्चुअल मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n का है तो एडजॉइंट का ऑर्डर n × m का हो जाएगा। और मैट्रिक्स सच दैट जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसे मिलेगी, देखो ए ट्रांसपोज IJ = AJI। मतलब यदि ट्रांसपोज का मुझे 1 2 लिखना है ना, 1 2 लिखना है तो इसका 2 1 लेना पड़ेगा। ध्यान से देखो मैं दिखाता हूं आपको, यदि I की वैल्यू 1 लूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा और J की वैल्यू 2 लूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो जो A21 होगा ना वो A ट्रांसपोज का A12 होगा। देखो इसका A21 कौन सा है, 0 है ना, देखो ध्यान से यहाँ पे 0 है ना, और यहाँ पे 0 कौन सा है 1 2 है ना, तो ये A21 है और हियर 0 इज A12। ऐसे सबके लिए आप कर सकते हो। जो यहाँ पे A22 होगा, 22 तो 22 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे 13 होगा वो यहाँ पे 31 हो जाएगा। 13 कौन सा है, ये वाला 1 है ना, ये वाला 1 है ना, ये क्या है A13, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। देखो यहाँ पे ये क्या बन गया A31, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। वही बोला है कि आप कुछ नहीं करना है, इन सबको समराइज करके ये चीज लिखा हुआ है कि A ट्रांसपोज कैन बी डिनोटेड या कैन बी डिनोटेड A की पावर T एंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम A बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो, A का रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लो। ठीक है ना, या रो विद कॉलम भी कर सकते हो। तो कितना भी बड़ा हमारे पास मैट्रिक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे इंटरचेंज किया करेंगे। ठीक है ना, मैं एक और एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूँ। मान लो ये पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं कि मान लिया कि लेट x है हमारे पास 2 4 0 8, ऑर्डर क्या है 2 × 2 का है। तो मुझे क्या चाहिए, x ट्रांसपोज चाहिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आसानी से इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। रो में क्या है 2 4 है तो यहाँ तो यहाँ पे 2 4 कर दो और यहाँ पे 0 और 8 कर दो, ये भी 2 × 2 का ही आ गया। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज, बात खत्म है। तो बहुत ईजी है ट्रांसपोज, इसके लिए आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज दिमाग में रखना है कि क्या करना है आपको, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है ना।
तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन प्रॉपर्टीज को हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और देखो ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब मैं ट्रांसपोज लिख के छोड़ दूंगा तो आप समझ जाना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बट यदि मैं ये भी लिख दूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो समझ जाओ ट्रांसपोज किसकी बात कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हुआ कि इफ ऑर्डर ऑफ ए का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन मैट्रिक्स ए है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, मतलब ए मान लिया गिवन मैट्रिक्स है, इज m क्रॉस n। मान लो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो आप अभी देखे थे कि उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। देन ऑर्डर ऑफ a ट्रांसपोज विल बी n क्रॉस m, ठीक है ना। तो एक बात यहां से बहुत क्लियर हो जाती है कि a इंटू ए ट्रांसपोज हम आसानी से कर सकते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका n क्रॉस m है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो a इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा एग्जिस्ट करेगा, या a ट्रांसपोज इंटू ए हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखते हैं कि यदि मुझे a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है तो आप फिर से वापिस वही मैट्रिक्स पे आ जाओगे। कैसे, देखो जैसे हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आया, फिर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या करूंगा, रो कॉलम को इंटरचेंज करूंगा, रो कॉलम बन जाएगा। तो फिर क्या होगा, 3,0 अगले वाले में कॉलम बनेगा। बना के दिखा दूं, या बहुत ईजी, आप बना के देख भी सकते हो। तो मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पे कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहा हूं मैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो देखो क्या होगा, ये 3,0 यहाँ आ गया, अगेन 2,-1 यहाँ आ गया, एंड 1,1 यहाँ आ गया। देखो ना, क्या पहला ही आ गया क्या, 3,0, 2-1 1 पहले ही आ गया ना। तो वही तो बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब एक बार आपने कॉलम और रो इंटरचेंज किया, दूसरी बार अगेन रो और कॉलम इंटरचेंज करोगे तो फिर से क्या होगा, वापस आप उसी मैट्रिक्स पे आ जाओगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए। दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो आप आसानी से क्या करो कि पहले वाले का ट्रांसपोज निकाल दो प्लस दूसरे वाले का ट्रांसपोज निकाल दो, ठीक है। इनका प्रूफ अलग से नहीं करना, आप कोई भी एग्जांपल्स लेके कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए आप इसको अपने खुद से करें, कैसे करेंगे, ठीक है। फोर्थ वन देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो अभी निकाला था। फोर्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी का कहना है कि कोई भी मैट्रिक्स मान लो किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस के को बाहर ले लूंगा सीधा सीधा और इसको अंदर रहने दूंगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, देखो ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में बहुत ही कारगर साबित होती है, तो इसलिए इनको समझना जरूरी है। फिफ्थ देखता हूं, यदि मान लो हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशन हुए हैं मैट्रिक्स के और उसका ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगता है। ध्यान से रखें, रिवर्सल लॉ क्या होता है, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज आता है इंटू ए का ट्रांसपोज आता है। यहाँ पे क्या लगेगा, रिवर्सल लॉ। ये ध्यान रखें, इनवर्स में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसका मतलब यदि मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं, चलो 6 ले लेता हूं कि मैं ऐसे बोलूं कि A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 अप टू AN, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका मुझे ट्रांसपोज लेना है। तो क्या करेंगे, अपोजिट साइड से ट्रांसपोज लेके हम बाहर कर देंगे सबको। कैसे, सबसे पहले A की पावर AN का ट्रांसपोज इंटू AN-1 का ट्रांसपोज, ऐसे जाते जाते लास्ट में ये सब आएंगे A3 का ट्रांसपोज इंटू A2 का ट्रांसपोज इंटू A1 का ट्रांसपोज। तो ये सेम ही है प्रॉपर्टी नंबर 5th एंड 6th प्रॉपर्टीज में, कोई फर्क नहीं है कि आप इसमें कुछ भी अलग से कर पाएंगे, ठीक है ना। 7 देख लेते हैं। मान लो हमारे पास a टू द पावर k दिया हुआ है और उसका ट्रांसपोज दिया हुआ है। लाइक कैसा, मतलब a स्क्वायर का ट्रांसपोज दे दिया, a क्यूब का ट्रांसपोज दे दिया, a की पावर 4 का ट्रांसपोज दे दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है ना पावर, ये ट्रांसपोज के साथ इंटरचेंज हो जाता है, तो इसको हम a ट्रांसपोज का पावर k कर सकते हैं आराम से। k क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जीरो आप देंगे तो उसे कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो ये 7th हो गया। और 8th प्रॉपर्टी क्या बोलता है, 8th प्रॉपर्टी आप देख लें, यहीं पे देख लें कि जो a का डिटर्मिनेंट होता है ना और a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड a ट्रांसपोज
सेम होगा इफ, अब बहुत क्लियर है, वैसे मैं ना बताऊं तो भी आप समझ जाएंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कब निकालेंगे, जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो मैं ना लिखूं तो ये आपको कंसिडर करना है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब क्या हुआ कि भाई उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या खाक बराबर करेंगे हम, तो बराबर नहीं कर सकते, तो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यही होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी वीडियो पॉज करके आप लिखें, इनको याद रखना जरूरी है, बहुत कम ही तो है, मतलब खत्म होगी प्रॉपर्टी, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनको आप याद कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या याद करना है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं प्लस ले लिया तो मैं यहाँ पे माइनस लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। मैं पहले से आपको बोलता आ रहा हूँ ये बात कि जहाँ पे प्लस आता है वहाँ पे माइनस साथ ही साथ आता है। ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइड का वैसे मैट्रिक्स में कोई रोल नहीं है, इसलिए हम डिवीजन का कुछ लेते नहीं है, ठीक है ना। जहाँ आएगा वहाँ हम देख लेंगे। बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो बहुत क्लियर कट आता है और मल्टीप्लिकेशन तो कूट कूट के भरा है, ठीक है ना। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे, और बात को समझने के साथ साथ आपका लिखना भी जरूरी है। तो वीडियो पॉज करके आप लिखो, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत छोटा होगा, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। लेट a इक्वल टू 3 4 and 1 0, ठीक है। 2 into 2 का एक मैट्रिक्स है। देन फाइंड या देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर है, कैसे पता चला, क्योंकि ऑर्डर से हम देख के बता सकते हैं। ऑर्डर नहीं लिखा होगा तो हम यहाँ पर रो एंड कॉलम बराबर होते हैं ना स्क्वायर के, तो क्या करते हैं, बस सिंपल सा सॉल्यूशन है, फर्जी क्वेश्चन है, पहले ही आपको समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, 1 है, 4 है और 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 into 0 0 minus 4, तो दिस इज -4, ठीक है। ऐसे ही मैं ए ट्रांसपोज पहले निकाल लूँ, तो ए ट्रांसपोज में क्या होगा, रो जो होगा वो कॉलम बन जाएगा, एंड दिस इज 1 0। अब मुझे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी निकालना है, तो मैंने क्या बोला, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो अगेन दिस इज 3 1 and 4 and here 0। तो मैं इसको यदि सिंप्लीफाई करता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो दिस विल इक्वल टू 3 into 0 0 minus of 4, तो 0 minus of 4 is equal to minus of 4। This is equation number 1, this is equation number 2, so we can write from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 what we get, determinant of a equal to determinant of a transpose, that's it। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज, और यही तो हमें प्रूव करना था, तो दिस इज हैंस प्रूव्ड। बात क्लियर है, बहुत सिंपल वे में जाना है, कुछ करना ही नहीं, कोई मेहनत नहीं है इसमें, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा जाना है। तो एक यही प्रॉपर्टी हमने सबसे लास्ट में लिखी थी, ठीक है। देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लेट, ऐसा हमारे पास दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट। देखिए ये बड़ा वाला डिटर्मिनेंट बाहर है और छोटे छोटे डिटर्मिनेंट यहाँ पे है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर लेमडा, वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, समझना, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर ले लो, मान लो 3 ले लिया या 4 ले लो, ठीक है ना, ऑर्डर 4। देन फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, बट इसमें क्या है, एक कुछ छूट रहा है, देखो यहाँ पे ये और अंदर हुआ दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है ना डिटर्मिनेंट एक और अंदर दिया हुआ, ये छूट रहा था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था। यदि ये नहीं करेंगे तो शायद आंसर सही से नहीं आ पाएगा। ये देखें ध्यान से, छोटो डिटर्मिनेंट, इससे बड़ा डिटर्मिनेंट और उससे बड़ा डिटर्मिनेंट, 3 डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसमें टेक्निकली जाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है, अच्छा ये गिवन वगैरह वाला जो कंडीशन है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये नहीं कि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जेडबलई मेंस या एडवांस के ही बैठे हुए हैं और आप सॉल्व करने के लिए कि गिवन दैट दिस एंड वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू प्रूव, ये सब कहानी वहाँ कोई देखने वाला थोड़ी है, वहाँ तो आपको ऑप्शन से मतलब है। तो देखो क्या गिवन है, दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस इज ए ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए
एंड हियर ऑल्सो अनदर डिटर्मिनेंट, और इसको मैंने बड़े वाले डिटर्मिनेंट से घेर लिया, लेकिन इससे पहले ए था तो इसको भी लिखना भूले नहीं, और ये दिया हुआ है। अब मैं इनको रिड्यूस करता हूँ और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की तरफ लेके चलता हूँ। क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखो आप, मैं इस पे पूरा फोकस करता हूँ, इस वाले पे, ठीक है ना। मतलब जो अंदर जो डिटर्मिनेंट है ना, सबसे छोटा वाला नहीं, उससे बड़ा वाला, उस पर फोकस करना है। तो उस पर फोकस करके क्या करता हूँ मैं, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ, एक नंबर ही तो आया होगा, डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट इट इज अ नंबर, ठीक है ना। तो आपको एक प्रॉपर्टी, मुझे तो पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि k इंटू ए यदि कर दिया जाए और a मैट्रिक्स है और k कोई नंबर है, तो k को मैं डायरेक्टली बाहर निकाल सकता क्या? नहीं। याद है आपको, उसमें बोला गया था कि यदि इसका ऑर्डर n है तो ये पावर अपना n लेके आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो मैट्रिक्स है ना, उसमें जब k मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बट जब वो डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा ना, तो एक रो या एक कॉलम से बाहर आएगा। यदि ऑर्डर n है तो n रो या n कॉलम होंगे, तो यदि आप रो वाइज भी निकालते हो तो n रो से k बाहर आएंगे, तो n टाइम्स k बाहर आएंगे, तो दैट्स वाई k टू द पावर n होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम अभी यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखें, इसमें मैंने क्या बोला कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, इट इज नथिंग बट इट इज अ नंबर। नंबर लुक लाइक k, मान लिया ये k है, तो ये बाहर आएगा, मैं इसको इस डिटर्मिनेंट के बाहर लाना चाहता हूं, तो क्या होगा, ये तो बाहर आएगा बट अपना ऑर्डर को पावर में लेके आएगा, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए आपको। और बच क्या जाएगा अंदर, ए ट्रांसपोज बच जाएगा, ऐसा। और इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 तो बाहर है, और ए ट्रांसपोज का भी जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही होता है। अभी अभी हमने प्रूव किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 5 लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं है। ये जो मैंने गोला बनाया है ना, ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 5। समझ रहे हैं बात को? तो ये a की पावर 5 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या लिख दिया, नाउ इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, मैंने बोल दिया यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ 1। इक्वेशन ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अब इसकी जगह मैं ये लिख दूं डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 5 इंटू a, एंड दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर लैम्डा। बट अभी भी हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां जाना चाहते थे। फिर क्या करते हैं, फिर से देखो, फिर क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूं, इसको फिर से बाहर लाने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि एक नंबर है। फिर से वही बात, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट इट इज अ नंबर। तो ये नंबर है, नंबर की तरह ट्रीट होगा, तो ये बाहर आसानी से आ सकता है, बाहर आसानी से आएगा, लेकिन ये अपना पावर फिर से ले आएगा। पावर फिर से ले आएगा मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 5 और अगेन पावर 4। हमने क्या यूज किया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है फिर से, और यहाँ क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर लैम्डा। अब ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 20 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू दिस। ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 21 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 21। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 5 ले लेता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं है जी, ये 5 लेके बाहर आता तो ये 6 बनता, और यहाँ पे 6 रहता और 6 की पावर 5 लेके आता तो 30 + 1 31 आता आंसर। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ ना कैसे, पूरा एनालाइज करके ये सारी चीज़ें सामने दिखी हुई है। बट यदि ये प्रॉपर्टी में आप मिस्टेक कर गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, लैम्डा फाइंड आउट लैम्डा की वैल्यू बता दो कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फिर चार वैल्यू दे देगा आपको, 21 20 और कुछ ऐसा भी दे देगा जिसमें आप गलत करके भी ले आओ। क्या करोगे फिर, कुछ नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है आपको समझ में आना, ठीक है ना। तो ये अभी मैं पहले ही बता चुका था, फिर भी यहाँ पे लिख दिया, तो आप ध्यान रखें इसको। तो अभी फिलहाल क्या करो कि वीडियो पॉज करके लिखो, मिटाता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप डिटर्मिनेंट में भी पढ़े थे कुछ ऐसे ही, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट और स्क्यू सिमेट्रिक, सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे, बट देखो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं देखूंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले क्या देखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यहाँ पे कुछ तो भी स्पेशलिटी होगी, कुछ खासियत होगी। क्या होगा, मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ A इक्वल टू A ट्रांसपोज देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप खुद से लिखेंगे ये बात,
मैं केवल आपको जो की पॉइंट है वो लिख दिया कि यदि ए और ए ट्रांसपोज दोनों बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और वी कैन से इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ये बात तो पहले भी बता दी आपको कि ए आई जे ए जे आई के बराबर होना चाहिए, देन ऑल्सो मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई बोलेगा सर दोनों चेक करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अरे भाई यही जो होता है ना, ये ट्रांसपोज बनाता है, ये ट्रांसपोज बनाता है, तो कोई एक चेक कर लो, बात हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल से आप देख लें कि मान लिया कि लेट ए इक्वल टू, मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूँ 2 3 5 3 0 1 and here also 5 1 and -1। देखो ये सिमेट्रिक है, क्योंकि ए ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो ए ट्रांसपोज में ये क्या होगा, 2 3 5 इधर आ जाएगा, तो 2 3 5 अगेन 3 0 1 3 0 1 and 5 1 -1 5, दिस इज 5 1 and -1। ये भी 3 into 3 का था, ये भी 3 into 3 का है, तो क्या दिक्कत है उसे, 3 into 3 का हो चाहे कितने का भी हो। अब आप चेक करो, ये एज इट इज दिख रहा है, ये दिख रहा है एज इट इज, ये दिख रहा है एज इट इज। तो हियर हम क्या बोल सकते हैं, A इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इट मीन्स मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और भी चेक कर लो कि सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। ए आई जे का मतलब यदि मैं A11 ले लूँ तो A11 के बराबर, ये तो बराबर ही है। A12 ले लूँ तो A21 के बराबर होना चाहिए, तो A12 तो ये रहा, A12 तो ये रहा, और A21 ये रहा, बराबर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी चीज़ें आप समझ ही रहे हैं, देख रहे हो 5 5 के बराबर, 1 1 के बराबर। अब कोई बोलेगा सर ये तो ऐसा अच्छा वाला है, ये खराब वाला लग रहा है, इसको भी सजा दिया, ठीक है ना, यहाँ तो बराबर दिख रहा है ना, तो हो गया ना काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मुद्दा बहुत क्लियर होना चाहिए। तो यदि आप सिमेट्रिक समझ गए तो स्क्यू सिमेट्रिक भी आप समझ जाएंगे। तो हम अब देखने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, इसका कंडीशन क्या होता है कि इफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज समझें, ठीक है। और जो पहले की कंडीशन थी वो तो चलेगी ही, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे बिलोंग्स टू एन। ये ए कहाँ से ले रहे हैं जी, हम मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं, उनके एलिमेंट्स हैं। तो ये कहानी तो पुरानी वाली है, ये जो स्टेटमेंट है वो हमने डिटर्मिनेंट में भी पढ़ा था, ये हम कुछ नया इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। चेक करते हैं ना ऐसा, अच्छा चेक कर लेते हैं, उसके बाद इस पर कुछ और हम ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। पहले ऑपरेशन कर लो तब चेक करो, क्योंकि कुछ कंडीशंस हमें और लेके चलनी है। हम लोग फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर, यदि आपको याद हो कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, आई और जे बराबर हो जाता है ना डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, A11 A22 A33, मतलब आई और जे बराबर होता है ना। तो आई और जे बराबर होता है तो मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा सकता हूँ। तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, तो यहाँ से आके क्या हो जाएगा, 2AII इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई AII इक्वल टू 0। इट मीन्स AII इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि A11 A22 A33 A44 all of these type of element will be 0. It means diagonal elements will be 0. Diagonal elements will be 0. Diagonal elements will be 0 किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब मैं बना के चेक करता हूँ। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि एग्जाम्पल से और थोड़ा हमारे पास ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या है कहानी यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो क्या बोलता है। मान लो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, लेट ए। अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक जानबूझ के बनाता हूँ और फिर मैं चेक करूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो कंफर्म हो रहा है कि नहीं, मतलब प्रूफ हो जाएगा इससे। ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे 0 -3 2 हियर 3 0 1 -2 -1 एंड 0। देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। पहले इससे चेक कर लो, ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, ये और ये में रिलेशन माइनस का होना चाहिए, यहाँ और यहाँ में भी माइनस का होना चाहिए और यहाँ में माइनस का होना चाहिए। मतलब एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। बहुत क्लियर है। 3 × 3 का ये भी है, 3 × 3 का ये भी है। अब मुझे ए ट्रांसपोज चाहिए। ध्यान से देखिए, ए ट्रांसपोज करना होगा तो मैं कर लूँगा आसानी से।
0 -3 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे 0 -3 and 2 3 0 1 3 0 and 1 and -2 -1 -2 -1 and 0। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो तो इसमें से मैं क्या करूं, ये सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। यदि मैं एक एडिशनल माइनस दे दूं दोनों तरफ, मैं अब क्या करता हूं, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज निकालता हूं। तो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज में क्या होगा, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी नंबर या कुछ भी आइटम अंदर मल्टीप्लाई के लिए भेजोगे तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सबको माइनस देना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ 0 0, माइनस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ -2 प्लस का 2 हो जाएगा। दिस इज +3 हियर 0, दिस इज 1 एंड -2 -1 -2 -1 एंड 0। अब एक बात बताओ, ये देखो यहां पे ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलते हैं 1 एंड 2 से, दिख रहा है आपको? a 0 3 -2 0 3 -2 -3 0 -1 -3 0 -1 2 1 0 2 1 0, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो बहुत क्लियर हो गया, समझ गया कि? तो ये बात आपको समझ में आनी जानी चाहिए कि a इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, कई जगह एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं। और a इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया तो मैट्रिक्स जो होगा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आप चाहे तो ये डिटर्मिनेंट में जो कंडीशन हमने यूज किया था ये और ये, इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं, और चाहे तो आप a इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज और a इक्वल टू एफ ट्रांसपोज को भी यूज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसकी, क्योंकि अभी इसकी प्रॉपर्टी बाकी है हमारे पास। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, ठीक है ना, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। सस्ता मतलब ईजी हो जाएगा, और हमारा यही तो टारगेट है कि जितना ईजी वे में हम क्वेश्चन को कर पाएँ वही हमारे लिए अच्छा रहेगा ना। तो अभी फिलहाल आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे हम कैसे देखने वाले इनकी प्रॉपर्टीज, समझते चलेंगे, प्रूफ करते चलेंगे प्रॉपर्टीज को, ताकि आगे कभी जरूरत पड़े तो हम आसानी से यूज कर पाए। सबसे पहली प्रॉपर्टीज कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, समझना मैं क्या लिख रहा हूं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखना, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी 0, विल ऑलवेज बी 0। यदि हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है, ऑर्डर ऑड मतलब, अच्छी ये पूरा गेम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चल रहा है, अभी पूरा गेम स्क्वायर मैट्रिक्स में, देखो मैंने एग्जांपल भी स्क्वायर में ही दिए थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें। मैं बोला था ना कि बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जो नहीं बताया जाएगा, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन सेंस का नाम आपको पता ही होगा, वो लगाना पड़ेगा आपको। तो यही बोल रहा है कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक 0 होगा। प्रूफ कर लेते हैं ना, ऐसे थोड़ी मान लेंगे हम, इसका सबूत देना पड़ेगा मुझे, तो मैं करता हूं प्रूफ। इसको प्रूफ का मतलब क्या हो गया, मतलब कि बताएंगे ना कि हाँ सही स्टेटमेंट लिखा हमने, तो ठीक है। हमने बोला कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक, मुझे बात करनी है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, तो हमने बोला कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमारे पास कंडीशन पता है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा, सॉरी a इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा, यही तो होता है। अब मैंने क्या बोला, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। तो इससे क्या फायदा होगा, ले लिया, दिस इज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट यहां पे आया। अब ये तो एज इट इज रह गया, अब माइनस जो बाहर आएगा वो अपना ऑर्डर लेके आएगा ना, ये ऑर्डर रहेगा ना, और ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जो होता है, ध्यान से देखो, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही होता है ना, ये दोनों बराबर ही होते हैं ना, ये तो बात पता है। अब यही मुद्दा है, अब ऑर्डर को हमने क्या बोला है, ऑड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए। इवन होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ये ऑड होना चाहिए।
ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर ऑड होगा, मतलब ये माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस ही रह जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको भेजेंगे तो 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0। यही तो प्रूव करना था मुझे, ये प्रूव करना था ना कि यदि यहाँ पे ऑड ऑर्डर आ गया तो ये जो नंबर निकलता है ना, एक क्वेश्चन इससे पहले हमने किया था जिसमें मैंने ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी कुछ ऐसी भी, ऐसी प्रॉपर्टी होती है k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a इफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ a क्या होता है, ऑर्डर ऑफ a इज n, और मुद्दा इसमें क्लियर है कि a स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। ठीक है, वही हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। इफ प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है कि इफ A is a square matrix, A is a square matrix of order n, matrix of order n, then, ठीक है, then उधर ही लिख लेते हैं, यहाँ पे इतना जगह क्यों लेंगे, then पॉइंट नंबर A plus A transpose is also symmetric। ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अभी जो जैसे मैंने प्रॉपर्टी कह रही ना, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक का बता दिया, ये मतलब दोनों का ही प्रॉपर्टी चलेगा। यहाँ पे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्लैश सिमेट्रिक भी डाल सकते हो, जो भी गेम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो बोला ये ऑल्सो सिमेट्रिक होगा, तो कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक का कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं इसका भी प्रूफ करता हूँ। इसको देखो आप ध्यान से, ये प्रूफ्स जो हैं आपको बहुत ही हेल्प करेंगे चीज़ों को एनालाइज करने में, याद करने में और समझने, तीनों चीज़ों में बहुत अच्छे से ये कॉम्बिनेशन बनेगा। मैंने मान लिया कि लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा की जगह मैंने बी ले लिया। अब यदि ये सिमेट्रिक है, क्या बोला है कि इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये बी है ना, तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है कि फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, B इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो जाएगा। सिमेट्रिक है, यही तो कंडीशन होता है कि B और B ट्रांसपोज बराबर होगा, मतलब A और A ट्रांसपोज बराबर होगा, तो मैं B ट्रांसपोज निकालता हूं। नाउ B ट्रांसपोज इक्वल टू, B ट्रांसपोज का मतलब A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एडिशन में ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और ये क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो मैं B ट्रांसपोज की बात करूं तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या देखा कि B इक्वल टू बी ट्रांसपोज, B इक्वल टू बी ट्रांसपोज, यही आया ना, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था कि B इक्वल टू बी ट्रांसपोज, इट मींस B इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज B, A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो लगे हाथ, इसमें का एक और पार्ट ले लेते हैं, B पार्ट है कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये भी चेक हो जाएगा ना, कैसे, ऐसे ही जैसे इसको चेक किया वैसे उसको भी चेक कर लेंगे। ठीक है, मान लिया इसको भी, मान लिया, प्रूफ कर रहे हैं इसका। प्रूफ में हम क्या करते हैं, मान लिया कि लेट B इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज, चलेगा। अब मुझे B ट्रांसपोज निकालना है, चूंकि स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ना, स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन में क्या होगा, B इक्वल टू माइनस ऑफ B ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो हमने बोला यहाँ पे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, फॉर B टू B स्क्यू सिमेट्रिक, देखो मैं कंडीशन लिख देता हूं, ये बार बार बस इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। B इक्वल टू माइनस ऑफ B ट्रांसपोज होता है, B इक्वल टू माइनस ऑफ B ट्रांसपोज होता है, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये होगा। तो मैं सबसे पहले B ट्रांसपोज निकालता हूं, तो B ट्रांसपोज का मतलब A माइनस A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आपको पता है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब कैंसिल आउट नहीं बोलेंगे, गायब हो जाता है। अब मैं क्या करता हूं, माइनस ऑफ B ट्रांसपोज लेता हूं, तो माइनस यदि मैं लूंगा इसको भी, तो इधर भी माइनस देना पड़ेगा, या माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, वो A माइनस ऑफ A ट्रांसपोज हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
क्या मिला आपको? B इक्वल टू बी ट्रांसपोज, नहीं माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज, यही तो मिला। और यही हमें क्या बताता है कि जो B है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और व्हाट इज B? A माइनस AT। तो क्लियर हो गया ना? तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, जस्ट लाइक आप क्वेश्चन भी समझ सकते हो इसको, प्रॉपर्टीज तो है लेकिन आप इसको एनालाइज कर सकते हो एज ए क्वेश्चन की तरफ कि A प्लस AT, A माइनस AT, और 2 लाइन में तो प्रूफ हो रहा है यार, इसमें तो बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो फिलहाल आप वीडियो पॉज करके इसको लिखो, समझते हुए लिखना, और मैं मिटाता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 लेते हैं। प्रॉपर्टी 3 बोल रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए और एनी मैट्रिक्स आप स्क्वायर की जगह एनी मैट्रिक्स भी ले सकते हो। ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कैसे, मैं ए को क्या लिखता हूं, ध्यान से देखो ए को कैसे लिखता हूं, अच्छे से देखना। 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ये जो पोर्शन है इनको समझ लो। ये जो लिखा हुआ ना A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 एंड प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक पार्ट। अभी प्रूफ किया था, कहाँ पे? इधर लिखा था पहला और दूसरा। दिस इज सिमेट्रिक पार्ट एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो कभी भी जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, राइट है। तो ये मतलब बेसिक्स सा है, बहुत कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये सारी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि इफ A इज a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, then A to the power k, k क्या है? कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, will be देखो क्या होता है, A की पावर k के साथ 2 कांड हो जाता है। ठीक है, ये क्या होगा कि यदि इसका ऑर्डर, मतलब ऑर्डर नहीं, यदि k, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे A की पावर k के लिए स्क्यू सिमेट्रिक, मैं लिख देता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक इफ k इज ऑड, और सिमेट्रिक हो जाएगा जब k क्या हो जाएगा, इफ k इज इवन। बात समझ रहे हैं आप? मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ऐसे कैसे मान लें। ठीक है ना, जैसे ही बोला A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब हमें पता चल गया कि A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज हुआ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप प्रूफ को कि क्या बात है इसमें, ऐसा क्या हो गया। लेट, मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ, मैंने बोला कि लेट B इक्वल टू A टू द पावर K। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम बिल्कुल क्लियर कट, अब हमारा स्टैंड हो चुका है कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज और B इक्वल टू B ट्रांसपोज जैसे भी सॉल्व करना है। तो मैं B ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो B ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, A की पावर K का ट्रांसपोज। और पता है ये पावर के साथ इसका ट्रांसपोज का गेम, ये अपने आप को घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है ना, T नीचे आ जाएगा, K ऊपर चला जाएगा, राइट है। अब देखो यदि k की वैल्यू ऑड हो जाती है, इफ k इज ऑड, तो क्या होगा इस गेम में, k को ऑड आप समझ लो, मतलब अभी मैं बता देता हूं कि क्या हो रहा है। तो जो B ट्रांसपोज होगा, B ट्रांसपोज, तो इसकी जगह मैं माइनस ए ले सकता हूं ना, माइनस ए टू द पावर k। अब देखो k ऑड था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस से आप बोल सकते हो ना, यहां से तो ये माइनस ऑफ A हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, सॉरी, माइनस ऑफ A की पावर K हो जाएगा, A नहीं होगा यार, इसको 1 बोला और इसको 2 बोला, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप आसानी से बता सकते हो इसमें क्या हो जाएगा,
बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी का ट्रांसपोज, देखो यहाँ पे माइनस लेके आ जाऊं तो ए की पावर के और ए की पावर के हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी की पावर बी ट्रांसपोज, बी की पावर नहीं बी ट्रांसपोज ऐसा। तो ये क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक हो गया ना, एसक्यू सिमेट्रिक हो गया ना। और इफ के इज इवन, के इवन हो तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखें तो b की पावर t और b ट्रांसपोज में a की पावर t तो माइनस a ही आएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो पता ही हमें। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k जो है इवन है तो ये माइनस को खा जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b ट्रांसपोज इक्वल टू a की पावर k, इसको मैं 3 बोल दिया। अब बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 में क्या हो गया, b a टू द पावर k है और b ट्रांसपोज b टू द पावर k है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा ना, b इक्वल टू b ट्रांसपोज, इट मीन्स a की पावर k इज सिमेट्रिक, a की पावर k इज सिमेट्रिक। तो यही तो बोले हैं कि इफ k इज ऑड देन दिस विल बी एसक्यू सिमेट्रिक, और k इवन होगा तो ये सिमेट्रिक होगा। तो सिंपल सिंपल जैसे जो बातें हम बोल रहे हैं ना उसको हम प्रूव भी तो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं देख लो आप आसानी से, कुछ नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में बस ट्रांसपोज यूज करके और प्रूव करना होता है, और इसकी प्रॉपर्टी 4-5 है, इसको ध्यान रखना है। तो आई होप बात समझ गए होंगे आप, और बात समझ गए होंगे तो इसको लिखिए, मैं मिटाता हूं फिर आगे चलता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 5 होगी। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज n क्रॉस n, एंड n क्रॉस n लिखते ही क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना, एंड a इज ऑल्सो सिमेट्रिक, एंड A is also symmetric, then एक तरह से ये क्वेश्चन भी है, then total number of maximum distinct entries in A, मैट्रिक्स A में टोटल नंबर ऑफ अलग अलग कितनी एलिमेंट्स की एंट्रीज की जा सकती है, ये बताना है। कब, जब A स्क्वायर मैट्रिक्स हो और सिमेट्रिक भी हो। सिमेट्रिक मतलब A और A ट्रांसपोज बराबर होगा। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, और ऑर्डर n है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना। क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये A है, ऑर्डर n इंटू n का बनाएंगे, तो क्या होगा, एक एंट्री यहाँ पे होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे ही जाती रहेगी। फिर क्या होगी, यहाँ की एंट्री, देखो अब मैं डिस्टिंक्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्टिंक्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ, मतलब सेम एंट्री नहीं, अलग अलग एंट्री। तो ये कितनी एंट्री हो गई, यहाँ पे n हो गई, तो मैं टोटल नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, डिस्टिंक्ट एंट्रीज। तो पहले रो के कॉरस्पॉन्डिंग n एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब क्या होगा, अगले रो में आपने यहाँ पे जो लिख दिया है वही यहाँ पे आ जाएगा, तो अलग तो हुआ नहीं, डिस्टिंक्ट नहीं हुआ ना, अलग नहीं हुआ ना, तो इसको तो छोड़ो, यहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से, और बाकी कुछ भी लिख सकते हो। तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, n प्लस n माइनस 1, एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करोगे अगले रो में, क्योंकि n रो तक जाना है आपको, ठीक है। अगले रो में आप क्या देखोगे कि इसके जगह पे तो यहाँ वाला आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहें, इसकी जगह पे यहाँ वाला आ गया, और क्या होगा, मतलब ऐसे समझना था, ए जो A13 है वो A31 की जगह आ गया, और आगे कौन सा 3 वाला ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसके आगे आ जाएगा, इसके आगे यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो अभी ये ही सेम चीज दोनों आ जाएंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब n में से कितने कम हो गए, 2 कम हो गए, तो n-2। तो ये देखो ऐसे ही ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, कहाँ पे जाके खत्म होगा, ऐसे ही आते रहेंगे, ये यहाँ आएगा, फिर ये इधर आएगा, ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा ना, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट ऐसे बचेगा, ठीक है ना। वैसे भी मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा दूंगा, तो लास्ट में क्या होगा, +2 + 1, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, यदि इधर से पढ़ो तो 1 2 3 अप टू n ही होगा ना, क्योंकि n रोज हैं। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो क्या होता है n × n + 1/2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल। अब ये जो एग्जांपल होगा स्टैंड, मतलब जनरल नहीं होगा, कुछ भी ऐसे ले लिया हमने, a = ठीक है, ध्यान से देखो। अब मुझे ये भी करना है ना, इसको सिमेट्रिक भी बनाना है और n × n ऑर्डर का बनाना है, तो मैं 4 × 4 ऑर्डर का बनाता हूँ।
तो 4 इंटू 4 का मुझे बनाना है। तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया, चलेगा। 4 तो होने चाहिए, तो 4 आइटम। अब जैसे ही मैं अगले में, तो इसमें क्या हो गया 4 हो गया ना, तो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। 4 हो चुका है। अब अगले, जैसे ही अगले रो में आऊंगा, आप रो वाइज भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो। तो 2 तो यही लाना पड़ेगा, तो ये तो सेम हो गया ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 5 6 7, तो अभी कितनी एंट्रीज हुई मैक्सिमम 3 हो गई ना, तो अगले में 3 हो गई। अब अगले वाले रो में जैसे ही जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, ये 5 तो यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। ऑलरेडी ये पहले से ही है सेम एंट्रीज, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं मान लो 9 10 दे दिया, तो 9 और 10 दे दिया, तो कितनी एंट्रीज हो गई, 2 हो गई। अब अगले वाले में क्या होगा, अब देखो इधर से देखते रहो क्या क्या आएगा। यहाँ पे 5 6 आ चुका है। अब यहाँ भी कुछ इसी का एलिमेंट आएगा, बस यहाँ पे मैं 11 लिख देता हूँ। अब देखो क्या क्या आता है यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि ये 4 यहाँ का यहाँ आ जाएगा, ये वाला 4, ये 9 यहाँ का यहाँ आ गया, और 10 जो पहले से था वो यहाँ पे आ गया। 10 सॉरी नहीं 7 आएगा, ठीक है, 10 की जगह 7 आएगा, ठीक है, राइट है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि अब इसमें क्या होगी ना, 3 एंट्री पहले से भर गई होगी, तो एक ही बच जाएगा, तो लास्ट में क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। मतलब क्या है ना, जितने ऑर्डर का है ना अपने पास मैट्रिक्स, उससे एक एक कम होते हुए 1 तक चले जाओ। 4 + 3 + 2 + 1 कितना होता है, 10 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मतलब अलग अलग कितने टाइप के हम नंबर भर सकते हैं, इसमें 10 टाइप के भर सकते हैं, 10 टाइप्स के भर सकते हैं। यहाँ भी वैल्यू रख के देख लो, 4 × 5/2 20/2 10 ही आएगा, ठीक है। अब यदि मैं बोलूँ इसी में कि इफ A is skew symmetric, if A is skew symmetric, इसी को चेंज करता हूं, if A is skew symmetric then total maximum number of distinct entries, ठीक है। सब कुछ सेम वहां डिटर्मिनेंट से आप उठा सकते हो। तो स्क्यू सिमेट्रिक में तो क्या होगा, ध्यान से देखो, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, मान लो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा A, और यदि स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो एक चीज फिक्स होगा, ऑर्डर n है, ऑर्डर n ही लेके चलेंगे, ये ऐसे ही जाता रहेगा ना, और कितना होगा n टाइम्स तक होगा। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। अच्छा, डायगोनल के इधर जो एलिमेंट होंगे, मान लिया उसके माइनस करके इधर लिखे होंगे। यही तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि या तो नंबर 2 लो तो यहाँ -2 ले लो, इधर 3 लो तो यहाँ -3 ले लो, तो 3 and -3 आर डिफरेंट नंबर, ठीक है ना। पहले क्लियर कर लो, ये नहीं कि सेम ले लिया उसको। तो क्या देखो कैसे लिखते हैं, टोटल कितना होता है n², टोटल एंट्रीज n², बट क्या सब अलग अलग है, हमने बोला नहीं, इसमें से जो डायगोनल्स वाले हैं वो सेम होते हैं। डायगोनल्स वाले सेम होते हैं तो डायगोनल्स वालों को हटा दो, क्योंकि हमें अलग अलग एंट्री चाहिए। हमने बोला डायगोनल्स में कितने एलिमेंट होते हैं, n होते हैं, हट गए। बट सारे हटा दिए आपने, 0 सारे हटा दिए, 0 भी तो अपने आप में एक एंट्री है, तो आपने क्या किया, इसको +1 कर दिया। ये बात पहले ही बताई गई थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप जस्ट लाइक क्वेश्चन भी देख सकते हो, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप समझ सकते हो कि यदि ऐसा कुछ गेम हो जाए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो यही था, इसमें कुछ नहीं है, खास कुछ नहीं है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके लिखो, मैं मिटाता हूँ। तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, और एग्जाम्पल की खासियत क्या है कि JEE मेंस 2015 में आया हुआ है, JEE मेंस 2015, ठीक है ना। और मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोला है कि एक मैट्रिक्स A है जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन आपके सामने लिखा हुआ है, A × A ट्रांसपोज इक्वल टू 9i वेयर I इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, ठीक है। वैसे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत होती है कि जहाँ पे जितनी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है वो उतना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है ना। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ए तो हमें पता है, मैं A ट्रांसपोज निकालता हूँ। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 2 1 2 2 2 1 -2 एंड A 2 एंड B। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, नाउ A × A ट्रांसपोज। A भी लिखता हूँ 1 2 2
2 1 माइनस 2 एंड A 2B इंटू 1 2 A, मैं अब इसको लिख रहा हूं 2 1 2 एंड 2 माइनस 2B। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ऑर्डर की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे, और ये किसके बराबर होगा, 9i के बराबर होगा। तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर 9i के बराबर करते रहूंगा। तो a इंटू ए ट्रांसपोज कर लो, a इंटू ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, a 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 4 9, ठीक है ना। 1 प्लस 4 डायरेक्टली लिख रहा हूँ 9। अगेन 1 इंटू 2 2 प्लस 2 माइनस 2, देखो ध्यान से, 2 प्लस 2 माइनस 4, 2 प्लस 2 माइनस 4, दिस इज 0। ठीक है, अगेन हियर a प्लस 4 प्लस 2b, a प्लस 4 प्लस 2b, ये आ चुका है यहाँ पे। ठीक है ना, ये भी 3 इंटू 3 का ही आएगा। 2 इंटू 1 2 प्लस 2 माइनस 4, 2 प्लस 2 माइनस 4, हियर 4 प्लस 1 माइनस 4, सॉरी 4, देखिए 4 प्लस 1 प्लस 4, तो ये 4 प्लस 1 प्लस 4 आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2 माइनस 2b, 2a प्लस 2 माइनस ऑफ 2b। a देखो, a प्लस 4 प्लस 2b, a प्लस 4 प्लस ऑफ 2b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2 माइनस 2b, 2a प्लस 2 माइनस 2b। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, 9 इंटू आई के बराबर है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, और थोड़ा जल्दी करना है तो इसको मैं यहीं पे 9i के बराबर कर देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो यहाँ क्या होगा, 9 अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया। अब दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है, 3 इंटू 3 का ये भी, 3 इंटू 3 का ये भी। और देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन है, ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, 0 ही लिखा हुआ है, ये भी 0 ही लिखा हुआ है। तो ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस 4 हेयर, a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इधर चेक करते हैं, ये भी तो 0 ही लिखा हुआ है, तो ये तो 0 है। ये 9 लिखा हुआ है, तो भी 9 भी है। और अब ये भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक और कंडीशन आ गया कि 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यही से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल पे काम हो जाएगा। बट आगे भी देख लो, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहला वाला यहाँ पे थर्ड रो का, तो वो तो पहले ही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। ये भी 0 होना चाहिए, तो ये भी लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ तो इसको लिख लो, बाद में इसको भी चेक करना पड़ेगा कि ये हो रहा है कि नहीं। अब ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं फ्रॉम 1 एंड 2 करते हैं, 1 एंड 2 मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इससे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस 2b प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों वाली हरकतें हो रही हैं। और यहाँ क्या, 2a माइनस 2b प्लस 2, 2a माइनस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ऐड कर लिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 3a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 a की जगह -2 रख दिया। -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू 2b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब ये चेक करो कि इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, a और b। a की जगह -2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये -1 रखेंगे, सॉरी ये 0 नहीं ना, ये 9 होना चाहिए। देखो यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, तो 9 आना चाहिए। तो 9 आ रहा है क्या, आ रहा है ना। a स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, b स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 9 आ रहा है। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। हेंस ऑर्डर पेयर पूछा था ना, a, b, तो a, b किसके बराबर हो जाएगा, a की जगह -2 और b की जगह -1। दिस इज आवर आंसर। तो कितना रद्दी सा क्वेश्चन दिया था, लड्डू क्वेश्चन है ये, लड्डू क्वेश्चन। देखो ना, क्या करना था, दिमाग तो कुछ लगाना ही नहीं है इसमें, दिमाग के नाम पे कुछ नहीं लगाना, बस ऐसे ही कर दो। ये मल्टीप्लिकेशन आता है, कर लो बराबर करके और सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे आप। तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिखो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लिखिए।
ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में बी ट्रांसपोज पूछा है हमारे पास, क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ आपके सामने। तो आप देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास। सबसे पहली बात तो इसने क्या बोला है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करना शुरू कर देता हूँ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की भी खासियत है JEE मेंस 2014, ठीक है ना। ये 14 में आया। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इजी से क्वेश्चन है ना। ये क्या हो जाएगा, मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सिंगुलर का मतलब इक्वल टू 0। यदि ये 0 नहीं होगा तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट किया होगा, इसलिए क्वेश्चन में ए इनवर्स है, दैट्स व्हाई ये दिया हुआ है। और बोला कि ये बराबर है, ये बराबर है मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए है, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है चलो। और बोला है बी हमारे पास क्या है, बी इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज है। तो बोला है बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो सॉल्व करते हैं। तो मैं बोला बी इंटू बी ट्रांसपोज की बात करते हैं, तो बी क्या हो जाएगा, वो तो एज इट इज ही है, ए इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज और इंटू बी ट्रांसपोज मतलब इसी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो दिस इज ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज जो होता है रिवर्सल लॉ के रिस्पेक्ट में ये ओपन होता है, तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज और ये पहले किसको देगा, यहाँ पे देगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, चलेगा। अब ये तो ए बन गया ना, तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज और इंटू ए माइनस, सॉरी माइनस नहीं मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू, अब ये क्या लिखा हुआ ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब इन दोनों को मैं एक साथ मिला देता हूं। इन दोनों को मिलाने से क्या हुआ, ये गिवन है ना हमारे पास, देखो ये ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो मैं रख देता हूं यहाँ पे। तो ये क्या कर देता हूं ए इनवर्स और इसकी जगह ये रखता हूं इंटू ए ट्रांसपोज और इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये दोनों ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा ना, देखो ना ए इनवर्स ए, ये आई हो जाएगा, तो ये हो गया आई और इंटू ए ट्रांसपोज है। और ये क्या लिखा हुआ है ए, इसको देखो पावर में चेंज कर रहा हूं, ए ट्रांसपोज का इनवर्स कर रहा हूं। याद है कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी, ए टू द पावर के का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज टू द पावर के, ठीक है ना। ऐसे एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी पहले ही। तो ये हो गया। अब इसको यदि ध्यान से देखो ए ट्रांसपोज को मैं बी बोलूँ तो ये बी इंटू बी इनवर्स लिखा हुआ, तो ये भी तो आई हो जाएगा, तो आई इंटू आई दैट विल बी आई, दिस इज आवर आंसर। तो आंसर कौन सा हो गया, डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये देखना ध्यान से, ए ट्रांसपोज के यदि मैं बी बोल दूं तो ये ए ट्रांसपोज को बी बोलूं तो क्या लिखा हुआ है, बी इंटू बी इनवर्स, ये लिखा हुआ है ना, तो ये तो आई होता है ना, हो गया ना। क्या था इसमें, अरे अच्छे से देखो तो 3-4 लाइन भी नहीं है, हम अच्छे से देखोगे तो मतलब यदि मैं एक लाइन में से लिखते जाऊं तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी था क्वेश्चन और मेंस 2014 में आया, तो अभी 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने करके दिखाया मेंस के, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन लेंगे, एडवांस के भी क्वेश्चन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में आते हैं, देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये सब चीज़ें अभी देखेंगे। थैंक यू सो मच।